अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नाम कमल राशिद है। उम्र 38 साल है। लाहौर के इलाके ताजपुरा की रिहायशी हूँ। बीए पास हूँ। बीए करते ही मेरी शादी राशिद से हो गई। मेरे शोहर राशिद अच्छा कमाते हैं। अच्छा इस लिहाज से कि हलाल कमाते हैं, भले कम या ज़्यादा। अगर मैं यूँ कहूँ कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी एक आइडियल ज़िंदगी है तो ये कुछ मुबालगा आराई होगी, लेकिन सच तो ये है कि मैं अपने घर, अपने शोहर और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशात नहीं थी, ऊंचे ऊंचे ख्वाब नहीं थे। शायद इसलिए भी कि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। मेरे वालिद हलाल कमाने वाले इंसान थे। सारी ज़िंदगी छोटी सी मामूली सी नौकरियां की, लेकिन हलाल से हमारा पेट भरा। हमने अपनी अम्मी को सारी ज़िंदगी थोड़ी सी कमाई में घर के इतने अखराजात चलाते देखा। किसी माँ किसी के कपड़े बन जाते, जूता आ जाता तो कई माँ दूसरा इंतज़ार में लगा रहता कब उसकी बारी आएगी। हाँ, बस ये शुक्र था कि 3 वक्त पेट भर के खाने को मिलता था, आम सरकारी स्कूलों में ही सही, लेकिन हम सब बहन भाइयों ने तालीम हासिल की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी गलती पर आपसे माजरत कर लूँ कि जो मैंने कहा, मेरा ताल्लुक चूँकि मिडिल क्लास घराने से था, इसलिए मेरे ऊंचे ऊंचे ख्वाब न थे, तो ये गलत है। आजकल तो ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती ही मिडिल क्लास घरानों की वो लड़कियां हैं जो टेलीविज़न पर नज़र आने वाली ड्रामों की अदाकाराओं को अपना मॉडल समझती हैं, अपने लिए आइडियल समझती हैं और सारी ज़िंदगी माँ बाप के घर यही ख्वाब देखते गुजारती हैं कि कल को कोई शहज़ादा उन्हें ब्याह कर ले जाएगा और उनकी तमाम वो हसरतें जो वो अमीर लोगों को देख के अपने दिल में पाले हुए हैं पूरी कर देगा। लेकिन बदकिस्मती से गरीब के घर रिश्ता लेने भी उसके जैसा कोई सफ़ेद पोश ही आता है, तो बस फिर यहीं से तमाम मसाइल शुरू होते हैं। गरीब लड़की जब अपने जैसे ही घर में ब्याह कर जाती है, ना तमाम हसरतें उसे तमाम उम्र परेशान रखती हैं और उसकी शख्सियत में ऐसे ऐसे एहसास कमतरी पैदा करते हैं कि जो तमाम उम्र उसे तो बेचैन रखते ही हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द मौजूद रिश्ते भी उसके ज़ात के तज़ाद के बाइस तमाम उम्र अजियत और तकलीफ़ में ही रहते हैं। खुशकिस्मती से अगर जो गरीब घराने की लड़की ब्याह कर किसी अमीर घराने में चली जाए, तब भी मुख्तलिफ तरह के हादसात ही वक़ूअ पज़ीर होते हैं। खैर, मेरी कहानी की तरफ फिर से आते हैं। मेरा नाम कमल है और मैं आपको बता रही थी कि मैं अपने छोटे से घर में अपने 2 बच्चों, शोहर और ससुर के साथ खुश, मुतमईन और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही थी। अब आप सोचेंगे, फिर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, अपनी कहानी आपको किस लिए सुना रही हूँ। इख्तिताम तक पहुँचते पहुँचते आपको समझ आ ही जाएगी। उस बूढ़े आदमी को मैंने सबसे पहले सायरा की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे देखा था। उसकी गोद में सायरा का 2 साल का बेटा था। दरअसल मामला कुछ यूँ हुआ कि मेरी घर में पहनने वाली चप्पल टूट गई थी। मैं घसीट घसीट के काम चला रही थी, मगर जब बिल्कुल ही जवाब दे गई तो इतवार के दिन ढेरों काम समेट कर बच्चों को उनके बाप के हवाले करके अनारकली चली गई। बाहर मार्केट के सामने रिक्शे से उतरी तो करीब खड़ी गाड़ी से एक मॉडर्न औरत को बरामद होते देखकर ठटक गई। बिलाशुबा वो सायरा ही थी। कॉलेज में 2 साल तक हम क्लास फेलोज थे। फिर उसके वालिदैन चंद वजूह की बिना पर लाहौर से चले गए। एक दूसरे के एड्रेस लेने के बावजूद ना उसकी तरफ से कोई ख़त आया और ना ही मैंने राब्ता किया। फिर बीए करते ही मेरी शादी हो गई। एक के बाद दीगरे 2 बच्चों की आमद ने मुझे बौखला कर रख दिया। मेरे शोहर राशिद यकीनन एक मोहब्बत करने वाले शोहर थे। मेरी सास फौत हो चुकी थी, अलबत्ता ससुर हमारे साथ रहते थे। गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड थे। मेरी 2 नंदें थीं जो इसी शहर में ब्याही गई थीं। बहुत ज़्यादा आसाइश ना होने के बावजूद हम मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसमें ज़्यादा हाथ मेरी कनात पसंद तबीयत का था।
और कुछ राशिद भी हलाल रोजी कमाने के हक में थे। यूं वक्त अच्छा भला गुजर रहा था। 5 साल के बाद अचानक सायरा को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो जो किसी शायर ने कहा है ना कि किसी हमदर्द दरीना का मिलना खिज़र और मसीहा की मुलाकात से बेहतर और बढ़कर है, सो ऐसा ही लगा। सायरा ने भी मुझे पहचान लिया। बहुत गर्मजोशी से मिली। अपने बेहतरीन लिबास, गाड़ी और जेवरात से वो अमीर औरत लग रही थी, हालांकि उसके वालिदैन मिडिल क्लास लोग थे। काफ़ी देर हम वहीं खड़े बातें करते रहे। तभी मेरी नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ी जो शायद सायरा का मुलाजिम था। फिर सायरा ने मुझे अपना एड्रेस समझाया और अपने घर आने की पुरजोर दावत देकर गाड़ी में बैठकर चली गई। चप्पल खरीदते हुए मेरा ध्यान उसी की तरफ रहा। घर आकर मैंने राशिद को बताया और उनसे वादा लिया कि वो बहुत जल्द मुझे सायरा के घर ले चलेंगे। दूसरी बार उस बूढ़े आदमी को मैंने सायरा के घर पर देखा। काफ़ी दिनों से राशिद ऑफिस से लेट आ रहे थे। मेरे बार बार याद दिलाने पर भी वो वक्त ना निकाल सके। वो ओवर टाइम लगा रहे थे। फिर एक दिन मैं उनसे इजाज़त लेकर खुद ही सायरा के घर पहुंच गई। बच्चे दादा के पास छोड़ दिए। बेल देने पर दरवाज़ा उसी बूढ़े आदमी ने खोला। जी बेटा, फरमाइए। उसका लहजा उसके हुलिये से मेल नहीं खाता था। वो हल्के से रंग का मलगिजा शलवार कमीज पहने हुए था, मगर उसका लहजा नहायत अच्छा और मुहज्जब था। मुझे सायरा से मिलना है, मैंने कहा। मैं उसकी दोस्त हूँ। अंदर आ जाएं आप। वो दरवाजे के एक तरफ हो गया और मैं अंदर आ गई। बाहर से घर जितना शानदार नजर आता था, अंदर से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। मैं रश्क से देखती रही। वो मुझे ड्राइंग रूम में बिठा के चला गया। चंद लम्हों बाद सायरा मेरे सामने थी। मुझे देख के बहुत खुश हुई। मेरे करीब बैठ के बातें करने लगी। मुलाजमा कोल्ड ड्रिंक ले आई। सायरा ने उसे जल्दी से खाना तैयार करने को कहा। मैंने बहुत इनकार किया कि मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं आई, मगर वो मेरी एक ना मानी। बातों के दौरान मैंने बारहा उस बूढ़े आदमी को इधर उधर काम करते सायरा के बेटे को खिलाते देखा। मेरा हसास दिल बच्चों को मजदूरी और बूढ़े लोगों को काम करते देखकर बहुत दुखता था। मैं सोच ही रही थी कि ना जाने कौन सी मजबूरी इस उम्र में इसे काम करने पे मजबूर कर रही थी। सायरा का बेटा बहुत शरारती था। बूढ़े आदमी को एक लम्हे के लिए भी सुकून से बैठने नहीं दे रहा था और वो बेचारा उसके पीछे पीछे भाग भाग के हाँफ रहा था। आखिर बच्चा खेलते खेलते सो गया। वो उसे कंधे से लगाए अंदर चला गया। मैं जितनी देर सायरा के पास बैठी रही, उसकी बातों का मौजू मेरा शौहर और मेरा स्टैंडर्ड था। उसने बताया कि उसका शौहर बेहद खूबसूरत है और कस्टम में आला ओहदे पे फाइज है। उसे अपने शौहर पे नाज है। उसकी बातों में बेहद गरूर आ चुका था। मैं कुछ बददिल सी हो गई। वो शायद मुझे मरूब कर रही थी। उसी वक्त मुलाजिमा ने अंदर आकर कहा, बीवी जी, बाबा जी खाना मांग रहे हैं। सायरा ने बुरा सा मुंह बनाया और बोली, एक तो बुढ़े को भूख बड़ी लगती है। हमने तो सुना था बुढ़ापे में जाके भूख कम हो जाती है। न काम न काज, फारिग बैठे रोटियां तोड़ने के सिवा कोई और काम ही नहीं। चलो देखो, फ्रिज में रात का सालन पड़ा होगा, गर्म करके दे दो और 2 रोटियां पका दो। मुलाजिमा चली गई। सायरा का इमेज मेरी नज़र में और ख़राब हुआ। वो बेचारा बूढ़ा आदमी जिसे छोटे से बच्चे ने ही थका डाला था और अब शाम के 6 बज रहे थे। बूढ़े लोगों को वैसे ही भूख जल्दी लग जाती है। पता नहीं उसने सुबह नाश्ता किया था या नहीं। मुझे अलग ही फिक्र लाहक होने लगी। मैंने सायरा से जाने की इजाज़त मांगी। इससे पहले वो कुछ कहती, बाहर किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। ठहरो, आमिर आ गए हैं, उनसे मिलकर जाना। थोड़ी देर बाद एक शानदार पर्सनालिटी वाला शख्स अंदर आया। सायरा ठीक कह रही थी, वो वाकई बहुत खूबसूरत था। ऐसे शानदार शोहर पर बजा तौर पे फख्र किया जा सकता है। आमिर, ये मेरी दोस्त है कमल। सायरा ने मेरा तारुफ करवाया। उसने सलाम दुआ के बाद हाल अहवाल पूछा, फिर माजरत करके चेंज करने के लिए अपने कमरे में चला गया। मैंने भी इजाज़त चाही। सायरा मेरे साथ तक बाहर आई। लाउंज में कारपेट पे वही बूढ़ा आदमी बैठा खाना खा रहा था। मेरा दिल फिर हमदर्दी से भर गया। इधर बैठकर क्यों खा रहे हो, किचन में खा लेते। सायरा ने उसे बड़ी सख्ती से मुखातिब किया।
بیٹا حمیدہ کچن دھو رہی تھی اس لیے میں ادھر بیٹھ گیا، وہ لجاجت سے بولا۔ اس سے پہلے کہ سائرہ اسے کچھ کہتی اندر سے عامر نکل آیا۔ کیا بات ہے سائرہ، کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ پھر اس کی نظر بوڑھے پہ پڑی۔ کیا بات ہے ابا جی، آپ یہاں کیوں کھانا کھا رہے ہیں؟ وہ بھی سخت لہجے میں بولا، اور مجھے یوں لگا جیسے سائرہ کا گھر میرے اوپر گر پڑا ہو۔ وہ بوڑھا آدمی جو حلیے سے ملازم لگتا تھا، جو ملازموں کی طرح کام کر رہا تھا، جو خادموں کی طرح مالکوں کے بچوں کو بہلا رہا تھا، وہ عامر کا باپ اور سائرہ کا سسر تھا، جو سر جھکائے بیٹے اور بہو کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ وہ اس گھر کے مالک عامر کا یعنی کسٹم آفیسر کا باپ تھا۔ میں نے ایک نظر عامر کا یعنی پر ڈالی۔ شاندار شخصیت، اعلیٰ عہدہ، گھر، گاڑی، معاشرے میں عزت و وقار، ان سب کے لیے اسی بوڑھے نے نہ جانے کتنے برس محنت کی ہوگی، نہ جانے اپنی کتنی خواہشات کو مار کر اپنے بیٹے کو اعلیٰ افسر بنانے کے لیے مشقت کی ہوگی۔ شاید کئی بار خود بھوکا رہ کر بیٹے کو کھلایا ہوگا، اور آج وہی باپ اسی افسر بیٹے کی بیوی سے 2 روٹیاں مانگتے ڈرتا تھا۔ اسی لمحے وہ افسر، وہ شاندار شخصیت کا مالک عامر میری نظروں میں بہت حقیر ہو گیا۔ باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میں نے رک کر سائرہ اور عامر کو دیکھا۔ سائرہ، تم میری دوست ہو، اتنے برسوں بعد تم سے مل کر بہت اچھا لگا تھا، مگر اب مجھے دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ کاش تم مجھے نہ ملی ہوتی، کاش میں تم سے ملنے نہ آتی۔ چھوٹی کلاس میں سائنس کی کتاب میں پودوں کے حصوں کے بارے میں پڑھتے ہوئے پتہ چلا تھا کہ پودے کے سارے حصوں میں سب سے اہم تنا ہوتا ہے، پودے کو سہارا دیتا ہے، اور اسی سہارے کی وجہ سے پودا پھلتا پھولتا ہے، اس پر پتے اور پھل لگتے ہیں۔ اگر تنا پودے کو سہارا نہ دے تو پودا کبھی تناور درخت نہیں بن پائے گا، ڈہ جائے گا۔ باپ بھی تنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تم جس مرد کی شاندار شخصیت، اعلیٰ عہدے، رتبے پر فخر کر رہی تھی، اس مرد کو اس مقام تک اسی بوڑھے شخص نے پہنچایا ہے، جو آج کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا ہے، اور جو روٹی بھی یوں مانگ رہا ہے، اور وہ روٹی بھی یوں مانگ رہا ہے جیسے گھر کے باہر کھڑا بھکاری مانگتا ہے۔ وہ تمہارا اور تمہارے شوہر کا سائبان ہے، مگر افسوس، تم لوگ چاہو تو اس کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت دونوں کما سکتے ہو، لیکن تم اور تمہارا شوہر صرف دنیا کمانے کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ دنیاوی چمک دمک، دکھاوے، آسائشات نے تو یوں لگتا ہے تمہارے دل سے خوف خدا ختم کر دیا ہے۔ تمہیں یوم آخرت کا کوئی لحاظ، کوئی خیال، کوئی خوف نہیں رہا کہ ایک روز جا کر تم نے اپنے دنیا میں کیے تمام اعمال کا جواب دینا ہے۔ یقین مانو، اگر ابھی بھی تمہارا شوہر اسے ابا جی نہ کہتا تو میں تو اسے تمہارے گھر کا ملازم ہی سمجھ رہی تھی۔ پہلے روز جب تمہیں دیکھا تب بھی اپنے حلیے اور بیٹھنے کے انداز سے یہ کوئی ملازم ہی لگ رہا تھا۔ کتنی سنگ دل ہو تم سائرہ کہ تم نے اپنے انداز و اعتبار سے روب جھاڑ جھاڑ کے ان بزرگ کو ان کی ذات میں اس قدر حقیر کر دیا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ حقیر تم، تمہارا شوہر اور تمہارا یہ گھر ہے، جس میں ایک بزرگ کو اس کا جائز مقام نہیں مل رہا۔ بولتے بولتے میرا گلا رند گیا۔ کاش سائرہ، کاش تم مجھے نہ ملی ہوتی، اور کاش کہ میں تمہارے گھر نہ آئی ہوتی، اور انسانیت کا یہ روپ جو میں نے آج تک کتابوں، رسالوں، فلموں میں دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ دنیا مکافات عمل ہے، تو ڈرو اس وقت سے سائرہ جب اسی جگہ پر تمہارا شوہر یا تم کھڑی ہوگی، اور تمہارا بیٹا اسی طرح تم سے سوال کر رہا ہوگا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی سائرہ۔ تم آنسوؤں نے میری بات مکمل ہی نہ ہونے دی۔ میں اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس شاندار بنگلے سے نکل گئی، جو کہ میری نظر میں اب مٹی کی ڈھیری سے بھی کم وقت ہو گیا تھا۔ بجھے ہوئے دل کے ساتھ میں اپنے گھر میں داخل ہوئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میں جیسے زندہ ہو گئی۔ میرے سسر سامنے ہی صوفے پر لیٹے تھے، اور راشد حسب معمول ان کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ میرے دونوں بچے دادا کے ارد گرد بیٹھے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے
अपने दादा का सर दबाने की कोशिश कर रहे थे। मेरा दिल खुशी और फख्र से मामूर हो गया। मेरे शौहर अपने वालिद की बेइंतहा इज्जत करते थे और मेरे बच्चे भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहे थे। और रही मैं, तो जिस शख्स ने राशिद को तालीम दिलाई, अपने पैरों पे खड़ा किया, सही गलत की तमीज़ सिखाई, हलाल रोज़ी की तरगीब दी और फिर वो काबिल शख्स मुझे सौंप दिया, तो भला बताइए वो मुझे बुरा कैसे लग सकता है। वो तो हमारा साहिबान है, हमारा जन्नत कमाने का टिकट है। आज हम उसकी जितनी भी खिदमत करें वो कम है। और यकीन मानिए, मैं या राशिद उनकी खिदमत दुनिया या आखिरत के लालच में नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग के तौर पे करते हैं। इस घर के वो वाहिद बुजुर्ग जो हमारे लिए दिन रात दुआएं करते हैं, हमारे बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, हम पे अपनी मोहब्बत निछावर करते हैं। बाज़ औक़ात तल्ख़ भी हो जाएं तो वो हमें बुरे नहीं लगते। वो इज़्ज़त जिसके मुस्तहिक हर किसी के वालिदैन हैं, सास हो या ससुर। इसके अलावा वो बुज़ुर्ग और इंसान भी होते हैं। और आखिर में ये कहूँ तो गलत ना होगा कि बुज़ुर्ग सबके साझे होते हैं और बुज़ुर्गों की दुआएं ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत भी संवार दिया करती हैं।